हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्लियर फैक्ट। दोस्तों, आज है 22 जुलाई 2021। तो 22 जुलाई 2021 को करंट अफेयर से जुड़ी जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं उन पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले देश और दुनिया के इतिहास में 22 जुलाई को घटित घटनाओं पर एक नजर डालेंगे। 22 जुलाई 1731 स्पेन ने वियना संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ऐसे ही 22 जुलाई 1918 भारत के पहले कुशल पायलट इंद्रलाल राय प्रथम विश्व युद्ध के समय लंदन में जर्मनी से हुए लड़ाई में मारे गए। ऐसे ही 22 जुलाई 1947 संविधान सभा ने तिरंगा को देश का राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अंगीकृत किया था। ऐसे ही 22 जुलाई 1981 भारत के पहले भू स्थिर उपग्रह एप्पल ने कार्य करना शुरू किया। ऐसे ही 22 जुलाई 1999 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की कार्य योजना लागू हुई। ऐसे ही 22 जुलाई 2001 समूह 8 के देशों की जिनेवा में सम्मेलन संपन्न हुआ। ऐसे ही 22 जुलाई 2003 इराक में हवाई हमले में तानाशाह सद्दाम हुसैन के 2 बेटे मारे गए। ऐसे ही 22 जुलाई 2012 प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए। तो चलिए आज का करंट अफेयर सेक्शन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के किस आईआईटी संस्थान ने अपनी तरह की पहली ऑक्सीजन रैशनिंग डिवाइस एमएलएक्स विकसित की है? इसके लिए ऑप्शन ए है आईआईटी पुणे, ऑप्शन बी है आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन सी है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन डी है आईआईटी रोपड़। इनमें जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन डी, यानी भारत प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने हाल ही में मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर के जीवन काल में 3 गुना बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से अपने तरह की पहली ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस एमएलएक्स विकसित की है। यह डिवाइस एमएलएक्स सांस लेने तथा रोगी द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के दौरान रोगी को ऑक्सीजन की आवश्यकता मात्रा की आपूर्ति करती है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित की है? इसके लिए ऑप्शन है इसरो, ऑप्शन बी है डीआरडीओ, ऑप्शन सी है बीसीसीआई, ऑप्शन डी है टाटा ग्रुप। इनमें जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन बी, यानी एरोस्पेस स्ट्रक्चरल फोर्जिंग में इस्तेमाल के लिए हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हैदराबाद में स्थित प्रमुख रक्षा धातु अनुसंधान प्रयोगशाला में औद्योगिक पैमाने पर वेनेडियम आयरन और एल्यूमिनियम युक्त एक हाई स्ट्रेंथ मेटास्टेबल बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु TI10B 2Fe 3A1 विकसित किया है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए किसकी स्थापना की है? इसके लिए ऑप्शन ए है डेयरी इंक्रीज एक्सेलरेटर, ऑप्शन बी है डेयरी मूव एक्सेलरेटर, ऑप्शन सी है डेयरी मिक्स्ड एक्सेलरेटर, ऑप्शन डी है डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर। इनमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी भारत सरकार ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने देश में डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सुगम बनाने के लिए डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर की स्थापना की है। यह इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर निवेशकों के साथ इंटरफेस के रूप में काम करने के लिए बनाई गई एक क्रॉस फंक्शनल टीम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉजिस्टिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से सरकार ने किस पुरस्कारों की शुरुआत की है? इसके लिए ऑप्शन ए है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्ट पुरस्कारों का, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पुरस्कारों का, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कारों का, तो ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन सी, यानी भारत सरकार ने लोगों को लॉजिस्टिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कारों की है। यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं। पहले समूह में लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदाता के लिए और दूसरे विभिन्न उपयोगकर्ताओं उद्योगों के लिए है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने हाल ही में देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए 7 कंपनियों को मंजूरी दे दी है? इसके लिए ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है खेल मंत्रालय,
ऑप्शन सी है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन डी है पेट्रोलियम और प्रौद्योगिकी गैस मंत्रालय। इनमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए 7 कंपनियों को मंजूरी दे दी है। साथ ही तेल टर्मिनलों में विशेषज्ञता रखने वाली चेन्नई बेस्ड आईएमसी को भी ऑटो ईंधन बेचने की मंजूरी दी गई है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक के शीर्ष कॉर्पोरेट प्रायोजकों में किसने ओलंपिक खेलों के दौरान ओलंपिक से संबंधित टीवी विज्ञापनों को नहीं प्रसारित करने की घोषणा की है? इसके लिए ऑप्शन ए है लेक्मी, ऑप्शन बी है सोनी, ऑप्शन सी है टोयोटा, ऑप्शन डी है हुंडई। इनमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी टोयोटा ओलंपिक 2020 के शीर्ष कॉर्पोरेट प्रायोजकों में एक टोयोटा ने टोक्यो खेल के दौरान अपने सभी ओलंपिक थीम वाले विज्ञापन को रद्द करने की घोषणा की है। टोयोटा खेलों से संबंधित अपने सभी विज्ञापनों को रोटेशन से हटा देगी, जबकि वर्ष 2015 में टोयोटा ने विश्व भर में ओलंपिक प्रायोजक बनने के लिए 8 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 608.99 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है तीसरा, ऑप्शन सी है चौथा तथा ऑप्शन डी है पांचवा। इनमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, यानी 20वीं लोकसभा में राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 608.99 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार सक्रिय रूप से देश की बाहरी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को निम्न में से किस जगह लगाएगी? इसके लिए ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है रांची, ऑप्शन डी है लखनऊ। इनमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कंपनी भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने जा रही है। आईओसी के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य ने कहा कि देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने एक रणनीतिक ग्रोथ योजना तैयार की है, जिसका मकसद अगले 10 साल में पेट्रोकेमिकल्स, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी में पैठ बनाने के साथ ही अपने मुख्य रिफाइनिंग और ईंधन विपणन व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करना है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मून लैंडिंग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 12 जनवरी, ऑप्शन बी है 20 जुलाई, ऑप्शन सी है 11 अगस्त, ऑप्शन डी है 10 मार्च। इनमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी प्रतिवर्ष 20 जुलाई को वैश्विक स्तर पर मून लैंडिंग डे का आयोजन किया जाता है। यह दिवस वर्ष 1969 में चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने वाले व्यक्तियों एवं उनकी उपलब्धियों को सम्मान में मनाया जाता है। गौरतलब है कि अपोलो 11 अंतरिक्ष मिशन में कमांडर नील आर्मस्ट्रांग और मॉड्यूल पायलट बज एल्ड्रिन तथा माइकल कॉलिंग शामिल थे। नेशनल मून डे या मून लैंडिंग डे को वर्ष 1971 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन द्वारा घोषित किया गया था। इस मिशन की सफलता के बाद नासा ने इस लैंडिंग को सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धि के रूप में वर्णित किया था। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव को हाल ही में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया? इसके लिए ऑप्शन ए है बुतरस घाली, ऑप्शन बी है जेवियर पेरिज डी कुइयार, ऑप्शन सी है वान की मून, ऑप्शन डी है एंटोनियो गुटेरस। इनमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, यानी संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव वान की मून को हाल ही में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग के अध्यक्ष चुना गया। आईओसी के इस सत्र के दौरान उन्हें इस पद पर दोबारा चुना गया। दक्षिण कोरिया के 77 साल के राजनीतिज्ञ और
राजनयिक वान की मून साल 2017 ने इस पद पर है। वह 4 साल के एक और कार्यकाल के लिए इस पद पर रहेंगे। आईओसी से 2019 में सदस्य के रूप में जुड़ने वाले कोस्टा रिका की लारा चिंचिला आचरण आयोग की नई सदस्य होंगी। तो वीडियो के एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कमिंग एग्जाम। थैंक यू।